नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक और YouTube चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी जिसमें कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की भूगोल है, उसको लेकर चल रहे हैं अभी हम। तो उसमें हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, पाठ नंबर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना चल रही है, जिसमें हमने 2-3 लेक्चर कर लिए हैं। आप अगर यहाँ नए हैं तो पिछले लेक्चर्स जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में हमने अच्छे से देख लिया चैप्टर में। आज हम उसके द्वारा उद्गार जो होता है, यानी ज्वालामुखी के टाइम जो उद्गार होता है, उस उद्गार के होते समय जो लावा ठंडा होता है धरातल के बाहर या फिर अंदर, ठीक है, तो उस लावा से जो भी आकृतियां बनती है, स्थलाकृतियां बनती है, लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उनके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आएगा, हर पेपर में मिलेगा आपको, देखिएगा। और काफी जो लिमिटेड शॉर्ट्स लिए हैं मैंने, यानी कि जो भी चीजें अति आवश्यक है हमें पढ़ना, जहां से मतलब क्वेश्चन वहीं से पुट अप होता है, वो चीजें ली है। तो आप अच्छे से देखिएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियों से। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं आज हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ज्वालामुखी लावा है उसके ठंडा होने से आग्नेय सेल बनती है। ठीक है, सेल की बात करें तो आग्नेय सेल बनती है, आप जानते होंगे, या फिर आप समझ लीजिए सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकले लावा से जो भी चट्टान बनती है, जो सेल बनती है, वो आग्नेय सेल होती है। ठीक है, याद रखना, लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर, ठीक है, आधार क्या है? स्थान है। याद रखना, स्थान जो है उसको आधार माना गया है। जो लावा होता है वो ठंडा होकर किस स्थान पर जम रहा है, उस आधार पर हम आग्नेय सेलों को 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, आग्नेय सेलों को हम 2 भागों में बांटते हैं। अब बात करेंगे हम कि ज्वालामुखी स्थलाकृतियां जो है वो 2 तरह की कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं स्थलाकृतियों के भी। एक तो होती है जो धरातल के बाहर जमती है, उसको बोल देते हैं हम बहिर्वेदी आकृतियां। ठीक है, ज्वालामुखी सेल भी उनको बोला जाता है, ज्वालामुखी सेल या फिर बहिर्वेदी आकृतियां, यानी धरातल के बाहर। ठीक है, लावा के जमने से जो आकृति बनती है उसको बोल देंगे बहिर्वेदी। और अंतर्वेदी यानी जो धरातल के अंदर की तरफ, ठीक है, धरातल के अंदर की तरफ जब मैग्मा ठंडा होकर भीतर ही धरातल पर बाहर आने से पहले ही अगर वो जम जाए तो उसे पातालीय सेल, क्या बोलेंगे उसे? पातालीय सेल या फिर अंतर्वेदी आकृति उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो स्थलाकृतियों का विभाजन 2 प्रकार का। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अंतर्वेदी आकृतियों की। ठीक है, इस चैप्टर में हम अंतर्वेदी आकृतियों की चर्चा करने वाले हैं। बहिर्वेदी जो भी ज्वालामुखी जो आकृतियां बनाते हैं उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। हमने सिल्ड, हमने वो सिंडर, हमने मिश्रित, जो भी ज्वालामुखी आकृतियां बनती हैं उनके बारे में हम चर्चाएं कर चुके। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्वर्ती आकृतियां। ठीक है, तो सबसे पहले जो आकृति पढ़ेंगे वो है बैथोलिथ। बैथोलिथ की बात की जाए तो देखिए, इसके नाम से ही आपको स्पष्ट जाहिर हो रहा होगा, बैथोलिथ। तो आप इसको बिल्कुल दिमाग में एक इमेज बना लो कि बहुत ही बड़ा कोई बैठा हुआ सा, ठीक है, बैठा हुआ सा एक जमाव है जो कि एक तो गुंबदाकार होता है और विस्तृत होता है और अत्यधिक गहराई पर होता है। ठीक है, जहां से ज्वालामुखी उद्गम होता है वहां पर जो बहुत एक विशाल किलोमीटर्स में फैला हुआ जो मतलब जो गुंबदा आकार का जमाव होता है उसे बैथोलिथ कहा जाता है। ठीक है,
दूसरी बात, ग्रेनाइट की बनी पिंड होती है। ये जो पिंड होती है वो ग्रेनाइट की बनी होती है, याद रखना, ग्रेनाइट से बनी होती है। और फैलाव जो है वो विशाल क्षेत्र में होता है, गहराई कई किलोमीटर तक होती है। यानी जहां से ये ज्वालामुखी का उद्गम होता है वहीं पर अगर बहुत बड़ी अ, आकृति में, ठीक है, काफी बड़ी आकृति में गुंबदाकार ऐसे कुछ ये जमाव हो जाता है, जिसे बोल दिया जाता है बैथोलिथ। ठीक है, ये कौन हो गया? बैथोलिथ आकृति। सेम इसका मिलता जुलता है लेकोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? लेकोलिथ, जो कि बैथोलिथ से सेम मिलता जुलता है। इनमें अंतर जो है उसको ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। बैथोलिथ जो अत्यधिक गहराई पर है, लेकोलिथ की गहराई कम होती है। ठीक है, नंबर 1 अंतर देख रहे हैं हम दोनों में। लेकोलिथ की गहराई कम होती है जबकि बैथोलिथ की ज्यादा होती है। लेकोलिथ का जो फैलाव होता है वो थोड़ा कम होता है तुलना में बैथोलिथ की। ठीक है, बैथोलिथ की बजाय लेकोलिथ का जो फैलाव होता है, जो विस्तार होता है, वो कम होता है। आकृति की बात करें तो देखिए, आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद जैसी होती है लेकोलिथ की। ठीक है, फिर आ गया गुंबद। आकृति गुंबदाकारी है, बट ये थोड़ा मतलब धरातल पर के आसपास में पाया जाता है, अत्यधिक गहराई पर नहीं होता है। ठीक है, तल इसका समतल होता है और एक पाइप रूपी नली से जुड़ा होता है। देखिए, ये हो गया अपना लेकोलिथ आकृति। इसमें अगर हम बात करें तो एक पाइप नुमा संरचना होती है जो कि इस समतल तल पर, ठीक है, यहाँ से जहां उद्गम हो रहा है ज्वालामुखी का, वहां से ये एक पाइप जो है वो पाइप नुमा संरचना जुड़ा हुआ होता है और यहाँ से जो उद्गार है वो होता रहता है ज्वालामुखी का, और जमाव चारों तरफ फैला हुआ होता है। ठीक है, जो कि एक गुंबदाकार में होता है, इसको बोलते हैं लेकोलिथ। उदाहरण की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी जो भी गुंबदाकार पहाड़ियां है वो इसका लेकोलिथ का ही उदाहरण है। याद रखना, कर्नाटक का पठार जहां पर ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई जो पहाड़ियां है वो इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लेपोलिथ की। काफी मिलते जुलते नाम हैं, आप ध्यान रखिएगा, और यही कंफ्यूज करते हैं हमें एग्जाम में। तो लेपोलिथ, जो बीच के दोनों वर्ण हैं उनको ध्यान में रखिए, पे और ले, यानी पोली, यानी आप प्याली से इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये जो आकृति है ये प्याली नुमा होती है, तस्तरी नुमा होती है, कुछ ऐसे। ठीक है, यानी अंदर की तरफ ये अवतलाकार होती है। ध्यान रखना, ये अवतलाकार है, जबकि अब तक जो बैथोलिथ और लेकोलिथ पढ़ी थी हमने वो उत्तलाकार थी। गुंबद कैसा होता है? उत्तलाकार। जबकि लेपोलिथ जो आकृति है वो है तस्तरी के आकार में जमाव। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम फेकोलिथ की। फेकोलिथ, याद करो आप, जब भी एक दिमाग में आप ऐसे इमेज बनाओ कि कोई रिबन आपके हाथ में है और उसको आप ऐसे झटक रहे हो, ठीक है, उसको फेंक रहे हो झटक के, तो उसकी कैसी आकृति बनती है। ठीक है, वैसी कुछ आकृति जब अगर धरातल के अंदर बन जाए तो उसको हम फेकोलिथ बोल देते हैं। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों की जो मोड़दार अवस्था होती है, आप जानते हो मोड़दार जो अवस्था होती है ये कुछ ऐसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर की बाहर की ओर जो भी जो चोटियां, मानो आप ये चोटी की तरफ की जो बीच का जो दूरी है, ठीक है, इसको तो बोलते हैं हम अपनति, इसको बोल देंगे हम अपनति। और ये जो अंदर की तरफ, ठीक है, दोनों के बीच में जो अंदर की तरफ की ये जो दूरी है, ये वाली जो जगह है, इसको बोलते हैं अभिनति। ठीक है, अभिनति। तो ज्योग्राफी के ये वर्ड हैं, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, अभिनति और अपनति। तो ये हो गया
अपनति और अवनति। अब इस यहाँ बताया गया है कि इन मोड़दार अवस्थाओं में अपनति के ऊपर यानी यहाँ पर और अभिनति के तल में, यहाँ जो अभिनति बन रही है वहां इस तल में दोनों जगह अगर जमाव होते जाएं तो ये जो आकृति बनती है उसको बोल देंगे हम फैकोलित। ठीक है, इसकी आकृति कुछ परतनुमा और लहरदार होती है। लहरदार शब्द को आप याद रखिएगा। ये हो गई फैकोलित। अब बात करेंगे हम सिल की। ठीक है, एक आकृति बनती है धरातल के अंदर सिल। ठीक है, जब मैग्मा ठंडा होता है और अगर वह एक चादर नुमा रूप में काफी विशाल एरिया में सिल रूप में, सिल बोलते हैं इसको, तो क्षैतिज तल पर एक चादर नुमा आकृति लिए अगर जम जाए तो उसे बोलते हैं हम सिल। सिल से ऐड कर सकते हो आप सीला। ठीक है, बहुत ही भारी कोई चट्टान पर हमारे घर पे, चट्टान मतलब कोई भारी सा पत्थर हो और वो एक सपाट हो। ठीक है, सपाट यानी क्षैतिज फैला हुआ हो तो उसको हम सीला बोलते हैं। तो वहीं से ये शायद शब्द लिया गया है सिल। ठीक है, उसे सिल कहते हैं। सिल और सीट दो जमाव होते हैं, ध्यान रखना। सिल बड़ा होता है और सीट जो होता है वो उसी का छोटा रूप होता है। ठीक है, सिल से याद रख लो कि सीला बड़ी होती है, सीट जिस पर अपन बैठते हैं वो छोटी होती है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए। कम मोटाई वाले जमाव को सीट और घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते। ठीक है, नेक्स्ट अब जो आकृति है वो डाइक है। ठीक है, तो आपको डाइक से बता दूं कि आप डांग जो शब्द है उससे ऐड कर लो। ठीक है, हर घर में मिल जाएगी डांग, यानी कि एक लकड़ी का डंडा नुमा जो आकृति होती है उससे आप उसको डाइक से ऐड कीजिए, वो उसको डाइक बोलते हैं। अगर धरातल के लगभग समकोण पर, ठीक है, धरातल के, ये धरातल है अपना और इसके लगभग समकोण पर ऐसा कुछ जमा हो जाए डंडे नुमा, दीवार नुमा, तो उसको बोल देते हैं हम डाइक। ठीक है, उसको डाइक बोला जाता है। संरचना एक दीवार की भांति होती है। ठीक है, दीवार की भांति होती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये आकृति जो पश्चिम महाराष्ट्र है, ठीक है, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहां ये आपको बहुतायत से देखने को मिलती है। और दक्कन ट्रेप के विकास में भी डाइक उद्गार को वाहक समझा जाता है। ठीक है, दक्कन ट्रेप जब हुआ था, उसका विकास हुआ, तो उस समय भी उद्गार का जो वाहक है वो डाइक को ही समझा जाता है। तो ये हो गई अपनी ज्वालामुखी अंतर्वर्ती आकृतियां। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको समझा पाऊं और धीरे धीरे और अच्छी कोशिश की जाएगी। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। आपको बहुत अच्छा और सिलेक्टेड मैटर दे रही हूँ एग्जाम्स की दृष्टि से, तो आप इनको लगातार वीडियोस को देखते रहिएगा। और अभी तक अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम नई उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।